दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व और विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 25 जुलाई को। तो सही उत्तर है 29 जुलाई, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में लिया गया था। अगला प्रश्न है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना सरकार की बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य है। और आप जान लीजिए, बाघ जो है ये प्रजाति विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था और इसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया? तो 1973 में। अगला है कि भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर आप जान लीजिए 1 अप्रैल 1973 में भारत में बाघ परियोजना लॉन्च की गई थी और ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन 1973 नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाघ अभ्यारण्य में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ पर? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा में, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर ये तेलंगाना की सीमा में आता है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो सही उत्तर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन देखिए, कान्हा, रणथंभौर, कार्बेट या बांधवगढ़। तो वर्तमान में भारत में कुल 53 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व हैं और ये चारों दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। कार्बेट या जिम कार्बेट उत्तराखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बाघ रिजर्व और राज्यों का इसमें आपको सुमेलन करना है। देखिए बांदीपुर, तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये आपका मिलान करिए कर्नाटक में है, मानस असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 1, 2 और 4। यहाँ पर देखिए 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रख लीजिए, बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक में, मानस बाघ रिजर्व असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और सिमलीपाल ये ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा और मानस। तो सही उत्तर है चिल्का। दोस्तों दुधवा, कान्हा और मानस प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ये बाघ संरक्षित परियोजना से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जानते हैं आप, टाइगर्स यानी बाघों के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरवन है। इसमें से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र से संबंधित हैं या बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो याद रखिएगा, बांदीपुर, मानस और सुंदरवन, यानी 1, 3, 4। दोस्तों याद रखिएगा, 1, 3, 4 बांदीपुर, मानस और सुंदरवन ये बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें भितरकनिका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो देखिए, कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। दोस्तों बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना यानी वल्चर एक्शन प्लान शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा है, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और तीसरा है, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक कथन आपका सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। पहले यह बंगाल से गुजरात तक पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। एशियाई शेर IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया का ऊंट कहा जाता है और बैक्टीरियन व्यापारियों द्वारा इन्हें भारत के लद्दाख में भी लाया गया था, जहां ये कुछ संख्या में अभी भी पाए जाते हैं। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत और नेपाल में पाया जाता है। और आप जान लीजिए, पहले ये लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये बांग्लादेश और भूटान आदि से विलुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में जो कच्छ वनस्पति का सुंदरवन है ये स्थित है। दोस्तों कच्छ वनस्पति का सुंदरवन अर्थात सुंदरवन मैंग्रोव ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ये गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, आपको बताना है। देखिए, मेलघाट, बुक्सा, डंपा या भद्रा। तो सही उत्तर है डंपा टाइगर रिजर्व। दोस्तों डंपा टाइगर रिजर्व या डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, मेलघाट महाराष्ट्र में और भद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बुक्सा बिहार। तो सबसे पहले तो यही नहीं सुमेलित है, क्योंकि बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में है, बिहार में नहीं। दंपा मिजोरम में है, नामेरी असम में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। तो सही उत्तर है बुक्सा बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच और सरिस्का। तो सही उत्तर है पेंच, ऑप्शन सी। दोस्तों पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में और सरिस्का केवल राजस्थान में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी। तो सही उत्तर है अमनगढ़। दोस्तों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है और शेष जो बाघ अभयारण्य हैं ये MP में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है।
तो सही उत्तर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व है और इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हाल में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए, बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो सही उत्तर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। दोस्तों आप जान लीजिए कि 2015 में उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ और ये भारत का 48वां टाइगर रिजर्व बना था। इसके बाद असम के ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को देश का 49वां टाइगर रिजर्व बनाया गया और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो सही उत्तर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड राज्य में राजाजी नेशनल पार्क राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व इसके पूर्व राज्य में उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व स्थित था। अब उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाए जाने का भी आंकड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या क्या है। तो बाघों की जो आकलित संख्या पूरे विश्व में 3000 से 4000 के बीच है और भारत में ये 2967 जो है, ये थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, 2967 जो था उस उतना आकलित था जो विश्व में किसी अन्य देश से अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है कि भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। दूसरा है कि भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने चौथे अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के 70% बाघ निवास करते हैं और भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर निवासित हैं। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। और तीसरा है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो बिल्कुल सही, 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बाघ परियोजना जो है ये अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना आरंभ किया है। तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दोस्तों कर्नाटक का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसने जो है वन्यजीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान या ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बांदीपुर कर्नाटक में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल और पाखुई ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप देख लीजिए एक बार फिर से, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में और पाखुई या पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बिल्कुल सही सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में सही सुमेलित है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ऑप्शन है आपके कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है। और दोस्तों, इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, MS ट्रिप्स शब्द ये कभी कभी समाचारों के संदर्भ में देखा जाता है, किस संदर्भ में? तो सही उत्तर है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से संबंधित है। और आप जान लीजिए कि MS ट्रिप्स जो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द ये समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है। इसमें पारिस्थितिक निगरानी और वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन, संबंधित कानूनों में अमल में लाने और गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल तथा संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण और प्रतिवेदन के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर शामिल हैं। MS ट्रिप्स द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों और मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके और जो नीतिगत निर्णयन और प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हों। दोस्तों, MS ट्रिप्स जो है ये आप जान लीजिए बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी घातक परिस्थितियों में त्वरित प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है और बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने के लिए एक उपयोगी अस्त्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं आपको बताना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें से दंपा मिजोरम में और सारामती नागालैंड में है। तो 1 और 3 आपके सही सुमेलित हैं। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये त्रिपुरा में है, न कि सिक्किम में। तो याद रखिएगा त्रिपुरा में है गुमटी वन्यजीव अभयारण्य। अब आइए विविध प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992, अलग से मैं नोट कर दे रहा हूँ, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से। और इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। अगला है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, ये सही नहीं है। और भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, तो ये भी सही नहीं है। 1 और 2 कथन आपके सही हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कथन 1 और 2 आपके सही हैं। कैसे? तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है और हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है और सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो सही उत्तर है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया था? तो सही उत्तर है कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को। दोस्तों, जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है महरौली के समीप। दोस्तों, 5 मौसमों का बाग है और इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए प्राकृतिक आवासों में हैं। तथापि उनके प्रमुख आवास नर्म पर्णपाती वन हैं। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों के पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई हैं और केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और अन्य राज्यों में दिखाई देते हैं। इसमें यक्ष किस प्राणी को संबोधित है? तो सही उत्तर है हाथी को। दोस्तों, इसमें एक्स का विवरण एशियाई हाथी के संबंध में दिया गया है और ये जो क्षेत्र है वो एशियाई हाथी के निवास स्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है कहाँ से? तो ये रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, आर्द्रभूमि और नदियों का संगम दिया गया है। तो हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में ब्यास और सतलज के संगम पर है। ये आपका पहला सही है, हरिके आर्द्रभूमि। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये राजस्थान में भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर है। इसके अलावा कोलेरू झील जो है आप जान लीजिए आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है। तो केवल और केवल एक आपका सही सुमेलित है। एक बार फिर से देखिए, हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में ब्यास और सतलज के संगम पर है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड। पापीकोंडा इसमें शामिल नहीं है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में कावेरी बेसिन में है। जबकि पापीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी बेसिन में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। दोस्तों, सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई है जिसमें डॉल्फिन, मोलस्क, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित हैं। अगला है दोस्तों, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में है, याद रखिएगा। चिनार वन्य जीव विहार ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है? तो तमिलनाडु का पक्षी विहार कारीकिली में है और कारीकिली चेन्नई से 86 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये क्यू इंग्लैंड में। क्यू स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये 1759 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया गया। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? आपको बताना है। जिराफ, ऊंट, जिराफ, ऊंट या कंगारू चूहा। तो यहाँ पर ये विकल्प जो हैं दोस्तों गलती से जो टाइप हो गए हैं, जिराफ, ऊंट या यहाँ पे जो कंगारू रैट। तो दोस्तों कंगारू रैट जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीता है और उनमें ये अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना और प्रणालीगत विशेषताओं के कारण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो भी फैक्ट्स आपको नए लगें, थोड़ा सा अलग लगें, उनको अलग से अपने नोट्स पर उसको नोट करते जाइएगा, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठें तो आसानी से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद कर सकें। साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण डेटा हैं उनको आप अपडेट करते चलिएगा, ताकि जब ये करंट में कोई प्रश्न कभी बनता है तो आप उस आधार पर सही उत्तर अटेम्प्ट कर सकें। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप जान लीजिए, जो टाइगर रिजर्व किन किन राज्यों में स्थित हैं वो तो हैं ही, और जो टाइगर रिजर्व घोषित होने की संख्या है वर्तमान में 53 है। ये संख्या बढ़ेगी, आगे भी कुछ और जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इस दृष्टि से वो करेंट डेटा आपको ज़रूर याद रखना होगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।